ठीक है, देखो। कल हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किए थे। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से क्या रिलेशन होता है वो भी देखे थे। मतलब हम लोग कल कुछ ऐसा देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम के टर्म में यही आता है पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी किया गया था। अब है कि इसके बाद हम बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी पर बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम एक कुछ उदाहरण दें, जैसे रबर को हम खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो जब मान लो रबर खींचा हुआ है, नाइन्थ में ऐसा पढ़े हुए होंगे कि खींचे हुए रबर में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो तुम याद किए होगे, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है ना। अंग्रेजी में याद किए होगे पोटेंशियल ऊर्जा संचित होती है। इसी तरह से तुम पढ़े होगे कि जो पहाड़ पे रखे हुए पत्थर में, है ना, कौन सी ऊर्जा संचित होगी। तो तुम बताते थे स्थितिज ऊर्जा संचित रहेगी। पहाड़ पे अगर कोई पत्थर रखा है तो कौन सा स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें याद किए होगे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि जैसे कि अगर मान लो कहीं किसी को ट्रैप करने के लिए लोग रबर को ऐसे रखा है, मान लो रबर को हमने फंसा के ऐसे रखा, तुमको पता नहीं ये खिंचा हुआ है। तुम अपना उंगली यहाँ डालते हो, इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये क्या होगा, तुम्हारे उंगली को चोट करेगा। अर्थात चोट करने का मतलब है कि यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ तुम्हारे उंगली पे। और ये जो एनर्जी है ये आया कहाँ से, तुमने इस रबर को जो रिलीज किया ना, इससे ये एनर्जी आया। अब देखो, जब तुमको ये नहीं पता है, सपोज कि ये रबर खिंचे हुए फॉर्म में है, ये तुमको सपोज नहीं पता है, और तुम जैसे ही उसको छुड़ाए वो चोट किया, तब तुमको पता चला अच्छा इसमें एनर्जी स्टोर था जो हमारे उंगली पर चोट किया है। ऐसा समझ आया। अब बात यह है कि जो रबर है वो इस फॉर्म में था, एनर्जी उसमें इस फॉर्म में स्टोर था कि वो दिख नहीं रहा था, डायरेक्टली अपीयर नहीं हो रहा था, ऐसा था कि हिडन था। तो कुछ चीजों में जैसे जो एनर्जी स्टोर होती है वो डायरेक्टली अपीयर नहीं होती। जैसे मान लो एक बॉल आ रहा है किसी स्पीड से, तो हम उस बॉल के सामने या तो हाथ से रोक कर कैच ले लेंगे, या उसके सामने खड़े रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो बॉल अगर हमारे मुंह पे लगेगा तो चोट करेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसके एनर्जी को डायरेक्टली देख सकते हो, किस रूप में, तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में। अगर मान लो एक बस आ रही है किसी स्पीड से, कोई भी उसके सामने खड़ा होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो बस से टकराएगा। टकराएगा तो क्यों? क्योंकि बस के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ये डायरेक्टली देख सकता है, लेकिन खिंचे हुए रबर में ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह से मान लो कोई किसी ऊंचाई पर एक, मान लो पत्थर है, और ये पत्थर, ऐसे तो हम लोगों को पता है कि ऊंचाई पे रखे पत्थर को अगर हम काटेंगे तो वो पत्थर नीचे गिरेगा। लेकिन ये सोच के देखे तो इस जो ऊंचाई पर रखा पत्थर है, ये जैसे ही यहाँ मान लो रस्सी हम काट दिए, ये बांधा हुआ है, तो ये नीचे की ओर गिरेगा। और नीचे की ओर गिरते ही अगर मान लो किसी के सर पे गिरा तो इसको चोट करेगा, क्योंकि इसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, गति आने लगी। लेकिन जब वो वहां था तो कौन उसको काइनेटिक एनर्जी दिया होगा गिरते वक्त, तो किसी न किसी रूप में एनर्जी उसके पास रही होगी। वो जैसे जैसे उसको लॉस करता है, अगर हम धीरे ऐसे समझें तो हम कहेंगे उस एनर्जी को ये लॉस करता है, वही एनर्जी धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, और जब चोट लगता है तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में एहसास होता है। तो इसका मतलब है ऊंचाई पर रखे पत्थर में भी जो एनर्जी स्टोर था, जब वो दिख नहीं रहा था कि उसके पास एनर्जी स्टोर है, जब तक रस्सी से लटका हुआ था वो एनर्जी दिख नहीं रही थी। वो एनर्जी दिखनी कब शुरू हुई, जब उसको हम काटेंगे तो वो नीचे की ओर गिरेगा, तो तब वो एनर्जी दिखनी स्टार्ट होगी। मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसके में, जो किस कारण से है, तो पोजीशन के कारण से। यही अगर पत्थर नीचे ग्राउंड पे रखा हो तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ऊंचाई पे रखा है तो कुछ और। समझ रहे हो? जो एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो किस पर डिपेंड करता है, ऊंचाई पर। जैसे मान लो ये पत्थर इतनी ऊंचाई से गिराया, तो कुछ और एनर्जी मतलब अपने पास रखेगी।
इस ऊंचाई पर कुछ और एनर्जी, इस ऊंचाई पर, अलग अलग ऊंचाई पे, इसको कहते हैं लोकेशन। अलग अलग लोकेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन पर अलग अलग तरह का एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, किस कितने एल्टीट्यूड पे है। इसके बाद कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, जैसे रबर को मान लो कोई इतना खींचे, है ना, और कोई इतना खींचे, तो ज्यादा एनर्जी किस में होगा, इस वाले, जब ज्यादा डिफॉर्म हुआ है तो ज्यादा एनर्जी। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिफॉर्मेशन, किसी भी बॉडी में क्या डिफॉर्मेशन हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हम डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी में संचित वह ऊर्जा जो किस पर डिपेंड कर रही है, लोकेशन पर, ओरिएंटेशन पर, है ना, डिफॉर्मेशन पर, इन सब चीजों पर, फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उस तरह के एनर्जी के फॉर्म को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम कहेंगे पीई शॉर्ट में, और सिंबल इसका होता है यू। सिंबल होता है यू। ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि इट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ बॉडी ड्यू टू इट्स लोकेशन, पोजीशन, ओरिएंटेशन, डिफॉर्मेशन, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो लोकेशन, पोजीशन, ओरिएंटेशन, इन सब तरह की चीजों पर डिपेंड करता है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उसका सिंबल यू होता है। ठीक है। अब आगे देखिए। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी किस, कौन कौन सा एग्जाम्पल लिखें, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल में है एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर कहेंगे एक होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और इसको इन शॉर्ट जीपीई भी बोल सकते हैं, इसको एसपीई भी बोल सकते हैं। फिर तीसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही अलग अलग टाइप का भी होता है, कहीं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन है, लेकिन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो जनरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पर बात करेंगे। तो ये होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपी। अब इन सभी के पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम लोग दो टाइप का फोर्स पढ़ेंगे, जैसे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उस पर बात करेंगे। जैसे जो अगला टॉपिक है इसी का, टाइप ऑफ फोर्सेस। ये टाइप ऑफ फोर्सेस किस आधार पर हम पूछ रहे हैं, तो हम कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन। क्या है ये अभी धीरे धीरे क्लियर होगा, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन, क्या है कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन वो समझाते हैं।
दो टाइप का फोर्स डिफाइन करेंगे। एक टाइप के फोर्स को नाम दिया गया है कंजर्वेटिव फोर्सेस, और जो दूसरा टाइप का नाम दिया गया है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NCF, है ना। और इसको बोलते हैं CF, कांटेक्ट फोर्स नहीं समझना, कंजर्वेटिव फोर्सेस, CF। अब देखो कुछ उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इस पे आएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये है जहां x बराबर 0 है। इस स्प्रिंग को कोई खींचे और खींचने के बाद फिर छोड़ दे तो स्प्रिंग स्वतः अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। सही है ये चीज। लेकिन इसी के बगल में एक उदाहरण समझो। एक मान लो कि ब्लॉक रखा हुआ है, ये सतह फ्रिक्शनल है। फ्रिक्शनल समझ रहे हो ना, जहां घर्षण है। इस ब्लॉक को खींचकर आगे ले जाएंगे, क्या यह पुनः वापस जाएगा? बोलो न रे, क्या यह पुनः वापस नहीं। जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन स्प्रिंग के साथ मान लो ब्लॉक ही कनेक्ट कर लो, अगर और अच्छा मान लो ऐसा ब्लॉक। इस ब्लॉक को तुम खींचे फिर छोड़ दिए तो पुनः वापस चला जाए। ऐसा होता है ना। ठीक। फ्रिक्शन के साथ ऐसा नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स, देखो यहां जब हम खींच रहे थे तो कौन विरोध कर रहा था? खींचने कौन नहीं दे रहा था स्प्रिंग को? स्प्रिंग फोर्स। उस ब्लॉक को कौन नहीं खींचने दे रहा था? जब ब्लॉक को खींचना चाहोगे तो कोई ना कोई फोर्स तो उसको नहीं दूर जाने देना चाहेगा ना। कौन सा फोर्स? क्योंकि स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग फोर्स के अगर नहीं, हम दूर नहीं जाने देंगे। यही ना होगा। हेलो, माइक अनम्यूट रखो ना, बोल सकते हो। स्प्रिंग फोर्स क्या कहेगा कि हम दूर नहीं जाने देंगे, तो स्प्रिंग फोर्स नहीं जाने देना चाहता है फिर भी हम खींच रहे हैं। इसको कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। किस 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 फोर्स में? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स का मतलब उस फोर्स के विरोध में हम वर्क कर रहे हैं। अरे बात समझ। स्प्रिंग को हम खींचना चाह रहे हैं ब्लॉक को, और स्प्रिंग फोर्स उस ब्लॉक को खींचने नहीं देना चाह रहा है। स्प्रिंग फोर्स इस तरह से ऑपरेट हो रहा है कि उस खिंचाव का विरोध कर रहा है। तो हम ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। अगेंस्ट मतलब उस फोर्स के विरोध में किया गया कार्य। हम जो कार्य कर रहे हैं इस केस में, स्प्रिंग के केस में, ये हम कर रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? वर्क डन अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब विरोध में, अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। जगह कम है, समझ लोगे तुम लोग फिर भी। और यहां बोलेंगे किसके अगेंस्ट में हमने वर्क करा है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। किसके अगेंस्ट में? बोलो। फ्रिक्शन के। तो देखो यहां जब हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे थे तो वो वर्क हमारा वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि उस वर्क को वो स्प्रिंग अपने में संचित कर लिया, स्टोर कर लिया। जैसे ही हम अपना हाथ हटाएं, छोड़ें, वो स्प्रिंग जो स्टोर किया था उस ऊर्जा को, हमारे द्वारा किए गए कार्य के ऊर्जा को, उससे फिर से काम लिया और फिर पुनः अपने ही पोजीशन पर चला गया। बात समझ रहा है। लेकिन फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट विरोध में तो काम किए, लेकिन फ्रिक्शन उसको स्टोर नहीं किया। फ्रिक्शन उसको क्या नहीं किया? स्टोर नहीं किया, बल्कि तुरंत वेस्ट कर देता है। बात समझ रहे हैं। इसीलिए फ्रिक्शन जो है पुनः वापस उस चीज को नहीं ला पाता है, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया वर्क वेस्ट हो जाता है, स्टोर नहीं होता है सिस्टम में। बात समझ रहे हो। जिस तरह के, जैसे कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया वर्क स्टोर नहीं होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। तो इस आधार पर दो टाइप के फोर्सेस को डिफाइन करेंगे। एक फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव और एक कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव। जैसे कंजर्वेटिव किसको कहेंगे? जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क
उस सिस्टम के एनर्जी में स्टोर हो जाए, वैसे फोर्सेस को कहेंगे कंजर्वेटिव। लाइक कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव किसको कहेंगे? ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट किया गया कार्य उस सिस्टम में स्टोर ना हो बल्कि वेस्ट हो जाए। समझ रहे हो? बल्कि वेस्ट हो जाए, उस तरह के फोर्सेस को हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो दो टाइप का फोर्स। अब देखो, जैसे स्प्रिंग फोर्स के बारे में पूछेगा कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो कहेंगे कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन के बारे में कहेगा तो कहेंगे फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में आप कितना भी काम कर लीजिए उसमें स्टोर नहीं होता है, सारा का सारा क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम विचार करें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? तो देखो ध्यान से, अगर मान लो एक बॉल है या एक पत्थर है, इस पत्थर को खींच कर तुम ऊपर ले गए और फिर छोड़ दिए, तो फिर पुनः अपने ही पोजीशन पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? क्या लग रहा है, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? बोलो न रे। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि जब हम फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की ओर खींच रहा है ना, और हम किधर ले जा रहे हैं? ऊपर। तो फिर ये किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं? तो वर्क डन अगेंस्ट, विरोध में कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये स्टोर्ड, विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ energy, and that energy is called gravitational potential. एनर्जी मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस फोर्स को भी क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब बात आई, दो टाइप का फोर्स है जो कंजर्वेटिव अभी सीखे, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। और वैसे तो और भी फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन अभी हम दो के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क स्टोर हो जाता है, वेस्ट नहीं होता है। ऐसे फोर्सेस को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव का उदाहरण भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का क्या उदाहरण लिख सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन, कोई भी टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा। समझ आया? अब बात आती है, लिख लोगे ना इसमें से छांट के तुम लोग, ऐसे ही लिख लेना। अब आगे, अब बात आती है कि कंजर्वेटिव का डेफिनेशन क्या देंगे सर? तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन लिखना होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अगर डिफाइन करना होगा, सीएफ, तो हम बोलेंगे कि forces work done against which, forces work done against which does not waste, rather it stores in form of energy are called conservative force। एग्जाम्पल लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। बोलो, समझे? बोलो भाई लोग। फैजान,
हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। आंचल, काजल, कुमकुम, बाकी लोग ज्वाइन ही नहीं किया है। क्या समस्या है सचिन? लोग ये लोग रिकॉर्डेड देखता है सिर्फ, नहीं? क्या है सर, क्या कर। चलो ठीक है, देखो आगे। इसके बाद है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बाद में डिस्कस कर लेते हैं, अभी डेफिनेशन देंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, डेफिनेशन लिखेंगे। वर्क डन अगेंस्ट विच, वर्क डन against non-conservative forces does not stores, it wastes instantly। ये तुरंत क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑल काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बोले या ऑल काइंड ऑफ रेजिस्टिव जो भी फोर्स है, वो सभी नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। समझे? जैसे एग्जाम्पल में फ्रिक्शन भी रेजिस्टिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है। फ्रिक्शन, एयर में जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं विस्कस फोर्स। तो ये सभी, या एयर ड्रैग भी बोला जाता है, फ्लूइड में फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग भी बोल सकते हैं। ये सभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ आया? तो ये था नॉन कंजर्वेटिव का डेफिनेशन। अब है कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दोनों में अंतर है। एक तरफ लिख देंगे कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी क्या खासियत है, और नॉन कंजर्वेटिव की क्या खासियत है। तो देखो, कंजर्वेटिव के लिए पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे कि देखो, जैसे उस दिन हम बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, मान लो कि एक स्प्रिंग को जिस पोजीशन से हम खींचना स्टार्ट किए हैं और पुनः वहीं से कितना भी घुमा फिरा के हम फिर से वहीं ला दें, तो वर्क डन क्या हो जाता था? जीरो। याद है ना? वर्क डन इन साइक्लिक पाथ या क्लोज पाथ क्या लिखते थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और स्प्रिंग फोर्स के बारे में? जीरो। जीरो। लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्शन में जैसे आगे ले जाओगे तो फिर वर्क करना पड़ेगा, फिर पीछे लेकर आओगे तो फिर से वर्क करना पड़ेगा, दोनों ऐड होगा। समझ आया? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। वर्क डन इन क्लोज पाथ अगर पूछे जाए नॉन कंजर्वेटिव में, तो ऐसा नहीं होगा इसमें कि ये जीरो हो जाए। बात समझ आया? इट इज नॉट जीरो। तो पहला अंतर समझ आया कि कंजर्वेटिव फोर्स, अब याद समझ आया होगा कि उस दिन हम ग्रेविटेशनल फोर्स में वो चीज क्यों लिखाए थे नोट्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जिसमें पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। बात समझ आया? और ये भी बताया था कि क्लोज पाथ जैसे ही बना तो वर्क डन क्या हो जाता है ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग का? जीरो। इसीलिए तो कंजर्वेटिव का पहला पॉइंट यही है कि कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो। इसी को दूसरे भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ path, it depends on initial and final position, initial and क्या होगा, इसको अगले स्लाइड में लिखते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
दैट इज इट इज स्टेट फंक्शन, ऐसे को कहते हैं स्टेट फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करता है। यही एनसीएफ में लिखेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, दैट इज इट इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। इसको कहते हैं पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। इसका मतलब है दैट इज इट इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। ये जो है पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। एक स्टेट फंक्शन होता है तो एक पाथ डिपेंडेंट। समझ आया? आगे है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, किसी ऊंचाई पर रखे को कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। स्प्रिंग में खिंचाव है तो खिंचाव रहने से कितना ग्रेविटेशन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, उन चीजों पे। तो कल हम स्पेशली जो क्लास होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, और फिर हम बताएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो भी कल का भी जो क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, इतना तक तो हम लोग कल करेंगे। ठीक है? कल से ट्वेल्थ वालों का ट्वेल्थ भी स्टार्ट हो जाएगा, तुम लोगों का टाइम बता देंगे। ठीक है? चलो।